नमस्कार। अभी जो है बिहार के सेशन में प्राचीन बिहार को हम लोग देख रहे हैं और प्राचीन बिहार का एक सेशन हमने लिया था और इस प्राचीन बिहार में जो अगला सेशन है शुरू करने वाले हैं। तो प्राचीन बिहार में हम शुरू करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ साम्राज्य की स्थापित होती है, कौन कौन सी वंशावलियाँ यहाँ जो है बड़े पैमाने पर अपने साम्राज्य के विस्तार करने में काफ़ी अहम महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ और बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपद। बौद्ध रचना का मतलब ये जो अंगतुर निकाय है, जो हमने पिछले वीडियो में बात करा था कि जो ऐतिहासिक संपदा है और ऐतिहासिक संपदा में जिस स्रोतों का यूज करते हैं उसमें अंगतुर निकाय भी हमने जिक्र करा था। तो इस अंगतुर निकाय जो बौद्धिक एक तरीके से रचना है, तो बौद्धिक रचना है अंगतुर निकाय और इस अंगतुर निकाय में 16 महाजनपदों का जिक्र है। और इन 16 महाजनपदों में जो 3 महाजनपद थे अंग, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं इधर, तो ये अंग वाला भागलपुर के करीब में पड़ता था। इसकी राजधानी चंपा, भागलपुर, मुंगेर। तो ये अंग वाला जो क्षेत्र है ये इधर पड़ता था, साथ ही साथ इधर मगध पड़ जाता था और इधर बज्जी, मुजफ्फरपुर आपको और वैशाली का जो क्षेत्र होता था। तो ये 3 जो क्षेत्र है अंग, मगध और लिच्छवी, बज्जी नहीं लिच्छवी, तो ये लिच्छवी गणराज्य था। तो कुल मिला के ये 3 महाजनपद बिहार में अवस्थित थे और तीनों महाजनपद में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर बड़े पैमाने पर विस्तारित अगर देखा जाए उसका रूप तो मगध का था। तो इसमें जो 3 महाजनपद थे अंग, मगध और लिच्छवी, इन पर विस्तृत जानकारी अंगतुर निकाय में मिलती है। पहली बात, गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवी राज्य था और जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था। ठीक है, इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी। अभी बात हमने करा था, इसकी राजधानी वैशाली थी और अंग राज्य वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। ठीक है, इधर राजधानी चंपा थी और चंपा वर्तमान जो भागलपुर ठीक है, तो वर्तमान जो चंपा नगर था भागलपुर के समीप, है ना, वर्तमान जो चंपा नगर है, तो उस समय चंपा इसकी राजधानी हुआ करती थी, किसकी? अंग की। मगध की राजधानी गिरिव्रज, राजगिरी, जो अभी के राजगीर है पटना में, तो राजगीर में अभी के राजगीर है, लेकिन उस समय इसका नाम राजगिरी या गिरिव्रज था, तो वहाँ इसकी राजधानी हुआ करती थी। आने वाली शताब्दी में मगध इस क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया और शेष राज्यों पर उनका अधिकार हो गया। तो ये तो एक पृष्ठभूमि रही। आइए इसके पहले कड़ी की बात करते हैं। पहले कड़ी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे होता है और वे कौन से शासक थे जो मगध के उत्कर्ष में अपनी महती भूमिका निभाई। ठीक है, इस पर बात करने वाले हैं। तो मगध के उत्कर्ष में आरंभिक इतिहास की अगर बात करें इसकी, तो इसकी चर्चा महाभारत में मिलती है। और यही नहीं, इसकी चर्चा जो है इसका माने उल्लेख जो है और सारे ग्रंथों में भी मिलता है। तो जैसे कि गंगा के उत्तर की ओर विदेह राज्य और दक्षिण की ओर मगध राज्य का उल्लेख, इसका उल्लेख महाभारत में है ना। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, भीम ने द्वंद्व युद्ध में क्या किया था? पराजित किया था। यह घटना कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध से कुछ पहले की थी। इस घटना के सही तिथि क्रम का निर्धारण करना कठिन है, चूँकि मतलब इसका कोई एक कहा जाता है कि प्रमाणिक प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, इस शताब्दी खाली कहना उचित नहीं है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो बाद
मगध को देखा गया तो उस समय इसकी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी थी और सुदृढ़ हो चुकी थी लगभग, है ना। तो इसमें दो शासकों की निर्णायक भूमिका रही। पहला बिंबिसार और दूसरा जो था अजातशत्रु। तो बिंबिसार जो हर्यक वंश का था और अजातशत्रु से लेके नागदशक तक ये सभी हर्यक वंश के थे। तो दोनों जो है हर्यक वंश के शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु था। महात्मा बुद्ध इसके समकालीन थे, इन शासकों के समकालीन महात्मा बुद्ध थे। महावंश ये कहता है, महावंश मतलब जो ग्रंथ है एक तरीके से रचना है, वो ये कहता है कि बिंबिसार जब 15 साल का था तभी वो जो है सिंहासन प्राप्त कर लिया था, मतलब राजकाज शुरू कर दिया था और लगभग 50 साल से अधिक तक इसने शासन किया। इसके शासनकाल की अगर बात करें तो 544 से 492 है ना, 544 से 492 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया, ठीक है। और उसी के अधीन मगध साम्राज्य का जो है विस्तार शुरू हुआ। वो महत्वाकांक्षी शासक था और एक योग्य और कूटनीतिक मतलब राजनीतिज्ञ भी था और कूटनीतिज्ञ भी था, ठीक है। अच्छा, कूटनीतिज्ञ की जब हम बात कर रहे हैं तो कूटनीति का मतलब होता है कि अपनी राष्ट्र या राज्य क्षेत्र के हित को ध्यान में रखते हुए दूसरे राष्ट्र या राज्य क्षेत्र से संबंध स्थापित करना। तो इसमें जो बिंबिसार की जो भूमिका थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसने अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। और वैवाहिक संबंधों का सहारा ऐसा क्यों लिया? क्योंकि ये जो है अपनी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध का तो सहारा लिया ही, लेकिन इसका सहारा लेने से इसको बहुत लाभ भी हुआ, क्योंकि इसका साम्राज्य का विस्तार में जो इसके प्रतिद्वंदी थे इसके मित्र बन गए और बाकी के जो आसपास के क्षेत्र थे वो उस पर आसानी से अपना आधिपत्य कायम कर सका। तो आइए जानते हैं कि इसकी जो पहली शादी हुई थी, वैवाहिक जो संबंध स्थापित करता है, जो नीति अपनाता है, इसमें जो पहला अपना शादी करता है वो कौशल की राजकुमारी कोसला देवी के साथ करता है। अब इससे इसको फ़ायदा क्या हुआ? तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसको विवाह से दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र मिल गया, और काशी का क्षेत्र मिल गया और साथ ही साथ इसको कौशल का जो शासक था उसका मित्र हो गया, और प्रतिद्वंदी नहीं रहा और इसका मित्र हो गया, ठीक। अब इससे अन्य राज्य के साथ संघर्ष करना आसान हो गया इसको और इसकी स्थिति मजबूत हुई, ठीक है। दूसरी इसकी शादी की बात करें तो दूसरी इसकी शादी हुई थी वैशाली की चेलेना, है ना। वैशाली के लिच्छवी शासक परिवार की राजकुमारी थी चेलेना, उसके साथ हुई थी। अच्छा, इस शादी से उसको क्या फ़ायदा हुआ? तो इस विवाह से बिंबिसार के संबंध वजियों के साथ मजबूत हो गए। वजी अब इसके प्रतिद्वंदी, माने उसका जो प्रभाव था घटा, ठीक है, वजियों का। उसकी तीसरी पत्नी जो थी पंजाब की मद्र राजकुमारी क्षेमा थी, ठीक है। और वैवाहिक संबंधों के द्वारा पश्चिम और उत्तरी सीमाओं को इसने क्या किया? मगध के पश्चिम और उत्तरी सीमाओं को उसने क्या करा? सुरक्षित कर लिया। और इसके बाद उसने अपने पड़ोसी जो जनपद था, महाजनपद अंग, उस जनपद पर यानी उस राज्य पर चढ़ाई किया और उस समय वहाँ का शासक था ब्रह्मदत्त से इसने युद्ध करा, उसको वध कर दिया। और युद्ध के पश्चात वहाँ उस पर आधिपत्य कर लिया। किस पर? अंग पर। उसका अवंती के शासक चंद्रप्रघोत महासेन के साथ भी युद्ध हुआ। जो अवंती का शासक था प्रघोत, लेकिन इस युद्ध में कोई निर्णायक रिजल्ट नहीं आया, परिणाम नहीं रहा। दोनों जो है लगभग मतलब एक तरीके से कहा जाए कि पैरेलल रहे, समानांतर रहे। तो इस स्थिति में ही हुआ कि दोनों अपने आप में समझौता कर लिए और मित्रवत व्यवहार जो है मित्रवत संबंध जो है स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद
की जो स्थिति हमें देखने को मिलती है, दोनों मित्र जब बन जाते हैं तो एक कंडीशन और इसकी चालाकी जो है बिंबिसार की देखी जाती है कि इसने प्रघोत के उपचार में, जब वहाँ प्रघोत बीमार होता है तो प्रघोत के उपचार में अपने निजी जो चिकित्सक था जीवक, उसने उज्जैन भेज दिया। और जब ऐसा कोई करता है तो आप जानते ही हैं कि उसका भावनात्मक जुड़ाव जो है और बढ़ जाता है किसी के साथ। जब कोई आपको मतलब हर दृष्टिकोण से आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको सहायता कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी भावनात्मक जुड़ाव तो होती ही है। अन्य परिप्रेक्ष्य में भी आप उसके विपरीत जाकर नहीं सोच पाते। और ऐसा ही प्रघोत के साथ हुआ। प्रघोत जो है जिगरी दोस्त के रूप में सामने पेश आया बिंबिसार के साथ। ठीक है। अब एक विवरण के अनुसार बिंबिसार का, माने एक कोई विवरण बताता है कि बिंबिसार का कूटनीतिक संपर्क गंधार के साथ भी रहा। ठीक है। और इस प्रकार बिंबिसार ने युद्ध और कूटनीति से मगध का क्षेत्र का बहुत बड़ा विस्तार किया। मतलब उस समय तक अपने क्षेत्र के हिसाब से अपना विस्तार कर लिया और अपनी प्रतिष्ठा भी वृद्धि करी। तो ये रहा मगध के उत्कर्ष का पहला कड़ी। अब पहले कड़ी के पश्चात हम देखेंगे कि अजातशत्रु की भूमिका किस प्रकार से होती है इसके विस्तार में। ठीक है। तो दूसरी कड़ी की बात करते हैं। चलिए, दूसरी कड़ी में बिंबिसार के जीवन का अंत दुखद परिस्थिति में हुआ। ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु जो है खुद अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। ठीक है। तो ये अजातशत्रु जो था ये भी महत्वाकांक्षी शासक था। अजातशत्रु ने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अपने पिता को बंदी बना लिया, ऐसा माना जाता है स्रोतों के अनुसार। और बौद्ध स्रोतों में अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा कहा गया, जबकि जैन स्रोत इससे सहमत नहीं होते हैं। ठीक है। अजातशत्रु का जो शासन काल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व। ठीक है। 492 से 460 ईसा पूर्व। ठीक है। इसने क्या करा कि अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। पहला युद्ध कोसल के शासक प्रसेनजीत के साथ लड़ा। और इसमें क्या हुआ कि पहली बार तो वो प्रसेनजीत को हरा देता है, लेकिन दूसरी बार हार जाता है। लेकिन बाद में फिर से जो है मामला सलट लिया जाता है और सलट लेने के बाद इसकी शादी वजीरा के साथ कर दी जाती है। कोसल की उस समय जो है वहाँ की राजकुमारी होती है वजीरा, और वजीरा के साथ इसकी शादी कर दी जाती है अजातशत्रु की। तो इस तरीके से, और काशी क्षेत्र जो था, काशी क्षेत्र जब बिंबिसार मर गया था तो काशी को पुनः उसने ले लिया था। कौन? प्रसेनजीत। तो काशी क्षेत्र फिर से अंतिम रूप से मगध में शामिल कर लिया गया। ठीक है। और इसका जो मगध का विस्तार आगे तक कर दिया गया। ठीक है। अजातशत्रु को जो है पराजित कर संधि पर बाध्य किया कौन? प्रसेनजीत। तो ये तो बात यहाँ तक तो हम कर लिए थे। काशी का जो क्षेत्र था पुनः प्राप्त हो गया उसको। दूसरा जो युद्ध होता है बजीगढ़ राज्य के साथ, इसके लिए दूसरा जो युद्ध होता है अजातशत्रु का वो बजीगढ़ राज्य के साथ होता है। और बजीगढ़ राज्य के साथ क्यों होता है? देखिए, इसमें एक कंडीशन है कि जो इसके दो भाई थे, है ना, जो दो भाई थे हल और बेहल। ठीक है। तो हल और बेहल क्या होता है कि अपने जीवन काल में जब ये छोटे थे, ऐसा माना जाता है कि जब ये छोटे थे तो हल और बेहल की हम बात कर रहे थे। तो हल और बेहल जो थे लिच्छवी राजकुमारी चेलना के दो पुत्र थे, हल और बेहल। तो उसने एक्चुअली में क्या हुआ था कि अपना जो बचपन में हाथी और रत्नों का एक हार दिया था, बाद में मनमुटाव के कारण जब अजातशत्रु ने उनसे वह उपहार वापस मांगा तो दोनों भाई हल और बेहल
अपने नाना लिच्छवी नरेश चटक के पास जाकर रहने लगे। ठीक है, रहने लगे। परिणाम ये हुआ कि और वो इसी से क्रोधित हो गया अजातशत्रु, इसी बात से। ठीक है, और उसके बाद से अजातशत्रु जो है वज्जी से युद्ध करने के लिए गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर, फिर से एक बार हम बता रहे हैं, गंगा, गंडक और है ना सोन नदी के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण किया। और यहाँ ऐसा इसलिए किया ताकि वैशाली जो था वज्जियों के अंतर्गत, तो वैशाली पर अभियान करना ज़्यादा सुविधा हो सके, आसान हो सके। ठीक है, तो यह क्षेत्र जो था पाटलीग्राम कहलाया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। और यही जो क्षेत्र था उदयन अंत में क्या करता है, जो मगध की राजधानी ग्रीवरज या राजगिरी होती है, वहाँ से अपनी राजधानी को परिवर्तित करके ये पाटलिपुत्र लाता है। ठीक है, तो यह पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ और मगध में विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बना। इस युद्ध में छल से भी काम लिया गया। अब चूँकि छल का यूज कैसे करता है अजातशत्रु, तो अजातशत्रु एक्चुअली में क्या करता है, उसका मंत्री रहता है वस्कार। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से अजातशत्रु को वज्जियों से सामना करना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल था। तो इसलिए उसने अपने मंत्री वस्कार की सहायता लेता है और उसने क्या करा कि वस्कार की सहायता से वज्जियों के संग में उसके सदस्यों में फूट डालो और शासन करो वाली बात शामिल कर दी। मतलब फूट डालकर उनकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया, और शक्ति कमज़ोर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई आसान हो जाएगी। तो तब उसने उसके बाद से यही कार्य किया, वैशाली पर अपना आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस प्रकार गंगा नदी के दोनों ओर अब देख रहे हैं कि गंगा नदी के इधर भी और इधर भी, मतलब अंग पर भी इसका विस्तार हो गया, और इधर जो लिच्छवी जो क्षेत्र है, वैशाली का जो क्षेत्र है सॉरी, तो इन क्षेत्रों पर भी इसका विस्तार हो गया। तो इन सारे क्षेत्रों पर अब मगध विस्तार होने से मगध का जो साम्राज्य है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इस प्रकार से गंगा नदी के दोनों ओर मगध का आधिपत्य बन गया। अभी भी अवंती का जो राज्य था वो मगध का प्रबल शत्रु बना हुआ था, और अजातशत्रु ने इसके डर से किलेबंदी करवाई, जो अभी भी इसकी अवशेष देखी जा सकती है दीवार के रूप में, दीवार के अवशेष के रूप में। अब किसी कारणवश अवंती पर आक्रमण तो टल गया, और उसी दौरान अजातशत्रु की जो है मृत्यु हो जाती है। लेकिन बात ये नहीं है कि मगध का विस्तार का पहला चरण पूरा नहीं होता, मतलब अजातशत्रु के मरने तक, अजातशत्रु के महापरिनिर्वाण होने तक मगध का विस्तार का पहला चरण पूरा हो चुका था। और महात्मा बुद्ध जो इसके समकालीन थे, पहले ही बता चुके थे, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन इसने अपने जीवन काल में 483 ईसा पूर्व में राजगीर में करवाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें कि पहली कड़ी में बिंबिसार किस तरीके से मगध के उत्कर्ष में अपनी भूमिका निभाते हैं। मगध के उत्कर्ष में उसने वैवाहिक नीति को किस प्रकार से अपनाया, उस वैवाहिक नीति में जो अलग अलग शादियाँ थीं, अलग अलग जगहों से उनको किस तरीके से कौन कौन क्षेत्र प्राप्त होते हैं, उसके बाद से उन्हीं की साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए अजातशत्रु जो है आगे बढ़ता है, और अजातशत्रु भी अपना साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये 2 कड़ी हो गई। 2 कड़ी के बाद हम तीसरी कड़ी की बात अगले सेशन में करने वाले हैं, यानी कि अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बनेगा उदयन, और उदयन किस प्रकार से मगध के साम्राज्य में विस्तार करेगा। तो अगली कड़ी में हम इसको बखूबी जानेंगे, और अगले क्रम में ये भी जानेंगे कि कितना जो है दुखदाई अंत होता है हर्यक वंश का, और हर्यक वंश कैसे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद के
शासनकाल में कौन कौन शासक होते हैं जो मगध के उत्कर्ष में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।